नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महिला आरक्षण पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से रोक मिलने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के हित की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। राज्य सरकार ने महिला आरक्षण को यथावत बनाए रखने के लिए अध्यादेश आदेश के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी समय रहते अपील की और उसके बाद प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई। दरअसल राज्य सरकार के मुताबिक उन्होंने 1 साल के भीतर सरकारी विभागों में 19,000 भर्तियों का लक्ष्य रखा है। देखिए, ये हमारा राज्य मातृशक्ति प्रधान राज्य है और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। माननीय न्यायालय से जब हमको इसमें रोक लगी थी, हम सुप्रीम कोर्ट में गए और अंततः हमको सफलता मिली है। मैं अपनी सभी बहनों को, सभी बेटियों को, सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आने वाली सभी परीक्षाओं में सम्मिलित हो पाएंगे और उनको। उत्तराखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने को लेकर जिस तरीके से मामला उजागर हुआ है, उसको देखते हुए अब प्रदेश की धामी सरकार नकल रोकने को लेकर कड़ा कानून बनाने जा रही है, जिसमें कई कड़े प्रावधान किए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस जहां सरकार के इस फैसले में अधिक समय लगने का हवाला देकर निशाना साध रही है, तो वहीं इस पर राजस्थान सरकार के नकल विरोधी कानून की कॉपी किए जाने पर कुछ हद तक संतुष्टि भी नजर आ रही है। नकल विरोधी कानून के लिए हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी परीक्षाएं, भर्ती परीक्षाएं कोई भी आयोजित हों, वो निष्पक्ष हों, पारदर्शी हों, उसमें कहीं कोई गुंजाइश न रहे। कोई भी उसमें अपराध करने के बारे में, नकल कराने के बारे में, हेराफेरी करने के बारे में, धोखाधड़ी करने के बारे में कोई करना तो दूर, सोचना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात हो। उसके लिए हम नकल के क्षेत्र में बड़ा अध्यादेश लाएंगे। ऐसे में अब नकल विरोधी कानून जो राजस्थान गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ऑलरेडी अपने वहां लागू कर चुकी है, उसको अगर आप नकल उतारते हुए यहाँ लागू कर भी देंगे तो उसको मूर्त रूप लेने में या उसको क्रियान्वित करने में अभी बहुत ज्यादा समय लगेगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक समन्वय समिति के सदस्यों से भेंट कर उनके समस्याओं से अवगत कराया। इस अवसर पर शासन के उच्च अधिकारियों के साथ विभिन्न कर्मचारियों संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के समक्ष समन्वय समिति की ओर से प्रस्तुत मांगों पर बिंदुवार चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संगठनों की विभिन्न मांगों पर समितियों का गठन कर समयबद्ध तरीके से कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इन समितियों में कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कर्मचारी संगठन की विभिन्न समस्याओं का सकारात्मक ढंग से समाधान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान आपसी बातचीत ही संभव है। हमें आंदोलन या हड़ताल की सोच को बदलकर आपसी सहमति से ही समस्याओं का समाधान पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य हम सबका है। हिमाचल चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के दिग्गज नेता हिमाचल प्रदेश के रुख कर रहे हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई के बाद आपको बता दें कि कड़ी हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हैं, क्योंकि वे बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। वहीं कुल्लू पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विकास के जो कार्य शुरू हुए थे, उसके विकास के कार्यों की गति देना हमारा काम है और साथ ही हिमाचल का विकास लगातार हो रहा है, इसलिए बीजेपी की सरकार को आना अनिवार्य है। मन बना लिया है कि डबल इंजन की सरकार बनानी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो विकास के काम शुरू हुए हैं, उन विकास के कामों को गति देनी है और हिमाचल का विकास अनवरत रूप से होता रहे,
इसलिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूरी है। आज मैं कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में जाऊंगा, वहाँ आज जनसंपर्क अभियान में पार्टी के प्रचार कार्यों में लगूंगा। जिस तरीके बिल्कुल जैसे यहाँ की कल्चर है वैसे वहाँ का भी है, पर किस तरीके से देखते हैं सर आप इसे? देखिए, जहाँ उत्तराखंड के लोगों ने एक बार इतिहास बनाया है और जो हमारे हिमालयन राज्य हैं, उन राज्यों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सोचा है वो किसी ने नहीं सोचा। इन राज्यों की पहचान, इन राज्यों के विकास को आगे बढ़ाना, इनके मान सम्मान की रक्षा करना अगर किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और उत्तराखंड में उनके नेतृत्व में यहाँ पर सरकार का एक इतिहास बना है कि सरकार यहाँ रिपीट नहीं होती थी, यहाँ रिपीट हुई है, प्रचंड बहुमत की बनी है। हिमाचल में भी, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड एक दूसरे से लगे हुए राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड की जनता ने एक बार फिर से यहाँ पर भाजपा की सरकार बनाई है, वहाँ भी भाजपा की सरकार विकास के लिए। उत्तराखंड में मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में करने पर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व पटल पर अग्रणी भूमिका में है। ऐसे में अगर हम हिंदी में पढ़ाई कराएंगे तो कैसे विश्व पटल आने का सपना जो है वो देख सकते हैं। एक तरफ बीजेपी स्कूली शिक्षा को कॉन्वेंट का दर्जा दे रही है और विकास करने की बात करती है, तो दूसरी तरफ सारी पढ़ाई के बाद मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने से छात्रों के सामने कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाएगी। हिंदी भाषा सब लोग जाने, लेकिन बात जहां स्वास्थ्य की है, वो जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आज हिंदुस्तान स्वास्थ्य के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में सम्मिलित है और लगातार हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं। लेकिन क्या ये सोचने वाला विषय नहीं है कि जहां स्वास्थ्य की सारी किताबें अंग्रेजी में जो है लिखी जा रही हैं, अगर दुनिया की दौड़ में शामिल होना है तो हमें अंग्रेजी को भी पकड़ना पड़ेगा। वो महत्वपूर्ण है। सिर्फ इसलिए कि हम जो है सस्ती लोकप्रियता पाएं, ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए। फैसले 21वीं सदी के हिसाब से होने चाहिए। आज सारे स्कूलों को, हमारी सरकारें सारे प्राइमरी स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम कर रही है और अंग्रेजी को बढ़ावा दे रही है प्राइमरी से, और मेडिकल की शिक्षा को कह रहे हैं हम हिंदी में पढ़ाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है। हमने हिंदुस्तान को विश्व की रेस में शामिल करना है, उससे बाहर नहीं करना है। इसलिए परीक्षा हिंदी में हो अंग्रेजी में हो, ऑप्शन दोनों होने चाहिए। आप कंपलसरी हिंदी में कर देंगे तो मेडिकल में हिंदुस्तान बहुत पीछे चला जाएगा। इसलिए जो है कि इसमें दोनों ऑप्शन रखें। जिस बच्चे को अंग्रेजी से दिक्कत है वो हिंदी में पढ़ सकता है। आज हम कोई दवाइयाँ खरीदते हैं, सोशल मीडिया पे जब गूगल पे सर्च करते हैं तो मैक्सिमम सारी दवाइयों के नाम, सारे जो इलाज है वो अंग्रेजी में पढ़ने को मिलते हैं। तो हम हिंदुस्तान को दुनिया की दौड़ में शामिल करने की सोच बनाकर रखें। सिर्फ सस्ती लोकप्रियता और जो है हिंदुस्तान को पीछे की ओर ले जाने का काम न करें। हमें हिंदी का सम्मान करना है, हमने हिंदी भाषा को सब तक पहुंचाना है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हमें लोगों को इलाज भी देना है और आज के हिसाब का इलाज देना है। इसलिए जरूर उत्तराखंड में ब्रिटिश काल के दौरान रखे गए शहरों, कस्बों और चौक चौराहे के नाम को बदलकर अब नए नामों को लेकर प्रस्ताव बनाने की कवायद चल रही है, जिसमें राज्य के कई शहरों, कस्बों और चौक चौराहों पर सड़क को शामिल किया गया है। वहीं पौड़ी जिले के लैंसडाउन का नाम भी सरकार बदलने जा रही है, जिस पर लैंसडाउन कांग्रेस नेत्री अनुकृति गुसाई ने अपनी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि ठेस पहाड़ों में बेहतर सुविधा जो है मुहैया करानी चाहिए, लेकिन उन्होंने आज भी लैंसडाउन में कई इलाकों में मूलभूत सुविधाएं से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार को उसकी सुध लेने के बजाय क्षेत्र के नाम की चिंता की पड़ी हुई है। देखिए, मैं सोचती हूँ कि ये आज जिस तरीके से सरकार जो है वो
नामों को बदलने के लिए जितनी कोशिश और जितनी मैं कहूँगी कि मेहनत कर रही है, अगर उतनी मेहनत उन जगहों को बेहतर करने में करे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप, जहाँ तक लैंसडाउन की बात है, लैंसडाउन एक सैन्य भूमि है, लैंसडाउन एक ऐसा नाम है विच इज़ इंटरनेशनली अक्लेम्ड। आज अगर जो टूरिस्ट लैंसडाउन में आता है, जगह जगह से आता है, उसके नाम को, उसकी खूबसूरती को देखने के लिए आता है। और मुझे लगता है कि लैंसडाउन के अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है, चाहे वहाँ की सड़कें हों, या आज अगर आप लैंसडाउन शहर के बारे में, जो उसका जिसका नाम बदल रहे हैं, शहर के जो लोग हैं, कभी जाके उन लोगों से तो पूछना आवश्यक है ना कि उस नाम को वो बदलना चाहते हैं या उनकी वो विरासत है। दूसरी तरफ अगर मैं इस बात को कहूँ कि लैंसडाउन क्योंकि कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है, और वो जो कैंट का एक्ट है उसके तहत वहाँ के व्यापारी हों, वहाँ के लोग हों, वहाँ की महिलाएं हों, उन सभी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नए कंस्ट्रक्शंस वहाँ पे नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नॉर्म्स हैं। अस्पतालों की स्थिति आप लैंसडाउन के अंदर आए दिन देख चुके हैं, सड़कों की स्थिति आप देख चुके हो कि सबसे ज़्यादा बस अगर दुर्घटना पूरे प्रदेश के अंदर किसी विधानसभा में हो रही तो लैंसडाउन में हो रही है। 34 लोग अभी आज से 1 महीने पहले दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, वहीं परसों फिर एक बस दुर्घटना लैंसडाउन के अंदर हो गई। मैं सोचती हूँ कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर आपको बदलना है तो लैंसडाउन की परिस्थितियों को बदलिए। अगर बदलने का इतना ही शौक या कुछ करना ही लैंसडाउन के लिए चाहते हैं तो वहां के अस्पतालों को बेहतर करिए, अच्छे भविष्य के लिए वहां के स्कूलों को अच्छा करने की आवश्यकता है। आप स्कूलों की हालत देखेंगे, छत गिरने को तैयार है। तो मैं सोचती हूँ इन सारे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये जो टेक्निक भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई हुई है कि इसका नाम बदल दो, उसका नाम बदल दो, क्या होगा नाम बदल के? अगर कुछ वाकई अच्छा करना चाहते हैं, लैंसडाउन के लिए कुछ सब्सटेंशियल करना चाहते हैं, तो वहां के अस्पतालों के लिए वहां के कैंट बोर्ड का जो एक्ट है उसको खत्म करना चाहिए, ताकि लोगों को अपने व्यापार में आसानी हो, कंस्ट्रक्शन में आसानी हो, वो ऐसा अपने लिए बिजनेस डेवलप कर पाए कि वहां लोगों को रोजगार मिले। आज सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे बेरोजगारी लैंसडाउन के अंदर है। पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखिए हमारे बच्चों के पास करने के लिए कुछ नहीं है। उन सारी बातों से, उन सारे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाते हुए सिर्फ ये कह देना कि लैंसडाउन का नाम हम इसलिए बदलना चाहते हैं कि उससे इस चीज की बू आती है। अरे बू तो इस चीज की भी आती है कि आप लोग कुछ करना नहीं चाहते। खबर बड़कोट से है, जहां रंगाई शरदोत्सव विकास मेले का उद्घाटन समारोह में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत की। इस दौरान विकास मंत्री के साथ धनोल्टी विधायक प्रीतम पवार और यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल भी उनके साथ मौजूद रहे। दरअसल 5 दिवसीय शारदोत्सव और विकास मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने पहुंचे थे, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के चलते मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर सके। वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम में पहुंचे शहरी विकास मंत्री अग्रवाल ने अपने संबोधन में रनबाई की संस्कृति की खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि इस परंपरा को आप ऐसे ही बनाए रखें। अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में जाना जाता है, और उसी प्रकार रवाई क्षेत्र का ये बहुत महत्वपूर्ण मेला 1989 से प्रारंभ हुआ, जो पिछले 2 वर्ष कोरोना के नाते नहीं यहाँ पे हो पाया, लेकिन आज उसका आगाज़ हुआ है। मैं नगर पालिका के अपनी माननीय अध्यक्षा जी को, यहाँ के सभासदों को, तमाम लोगों को जिन्होंने इस सुंदर आयोजन में अपना सहयोग दिया, उनको धन्यवाद कर रहा हूँ। और आप जानते हैं कि यहाँ जिस प्रकार से हमारे लोग मेले के अंदर मेले में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, ये हमारी संस्कृति उत्तराखंड की रही है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा ये रवाई जौनपुर, जहाँ के बारे में आप सब जानते हैं कि यहाँ का पहनावा, यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन अन्य क्षेत्रों से अलग है। तो ये एक परिचायक है कि हम अपने मेले के माध्यम से उस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करें। और जिस प्रकार से यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चों ने सुंदर कार्यक्रम किए, यहाँ पर आप देखिए लोकल उत्पाद का जिस प्रकार से प्रदर्शनी लगाई गई, यानी कि लोकल छोटी छोटी चीज़ों में यहाँ के लोगों ने बड़ा ध्यान दिया है। मैं उसके लिए, क्योंकि पलायन एक बड़ी समस्या है, उस पलायन को रोकने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। मैं उसके लिए उनका धन्यवाद कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेला आने वाले टाइम पे और अपने यौवन पर चल जाए। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग फिर फिसड्डी साबित हो गया है। केंद्र की तरफ से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट जारी होने के बाद देश के 37 राज्यों में उत्तराखंड 33वें स्थान पर रहा, जिसके बाद शिक्षा की चिंता बढ़ने लगी। आपको बता दें, रिपोर्ट को लेकर शिक्षा विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य जिन कारणों के चलते पिछड़ा हुआ है
उसमें सबसे बड़ा कारण इंटरनेट की सुविधा न होना है, क्योंकि इंटरनेट न होने के चलते स्कूलों का रियल डाटा एकत्रित नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम इस सूची में पिछड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में विभाग की तरफ से इस दिशा में कार्य किया जाएगा और उम्मीद है कि विभाग जल्द ही अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करते हुए नजर आएगा। देखिए, वो जो इंडेक्स है तो हमारा जो यूडाइस है उसी से लिया गया है और उसमें कई उसके मानक हैं। जो उत्तराखंड जिन चीज़ों में कम हुआ है वो बेसिकली आईटी रिलेटेड जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो कम है, और ऑनलाइन अटेंडेंस है, ऑनलाइन असेसमेंट है, या ट्रांसफ़र का भी कई प्रदेशों ने ऑनलाइन अपने यहाँ सिस्टम बनाया हुआ है, तो उस वजह से हम लोगों की रैंकिंग नीचे आई है। वो विद्या समीक्षा केंद्र हमारा इसी महीने नवंबर से ही हम लोग लागू कर रहे हैं, इसमें पूरा स्कूली का जो स्कूलिंग सिस्टम है उसका, चाहे स्कूल मैनेजमेंट है, चाहे टीचर मैनेजमेंट है या स्टूडेंट मैनेजमेंट है, वो सारा हम ऑनलाइन करेंगे। उसके बाद फिर हम ठीक कर लेंगे इसको। उत्तराखंड के अल्मोड़ा नगर के ऐतिहासिक मल्ला महल के कलेक्टर शिफ्ट होने के बाद अब व्यापारियों और स्थानीयों को परेशानी होने लगी है। कलेक्ट्रेट शिफ्ट होने से नगर में मुख्य बाजार में छोटे बड़े दुकानदारों का व्यापार चौपट हो गया है। वहीं नया कलेक्ट्रेट भवन दूर होने की वजह से स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो रही है। अब स्थानीय लोग तहसील, कोषागार और रजिस्ट्रार ऑफिस मल्ला महल में वापस लाने की मांग उठाने लगे हैं। नगर के व्यापारियों ने इसके लिए हस्ताक्षर अभियान भी छेड़ दिया है। देखिए, जिस समय कलेक्टेड पांडेखोला जा चुका था तो तहसील मल्ला महली में था, तो हमने इसमें 8 मार्च को एक धरना भी दिया था, एक ज्ञापन भी दिया था कि जो तहसील है वो मल्ला महली में रहे, क्योंकि तहसील जनता के बीच में होनी चाहिए। लेकिन रातों रात जिस तरीके से तहसील को पांडेखोला शिफ्ट किया गया, थोड़ा सा देरी से हम ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जितनी परेशानी अल्मोड़ी की जनता को पांडेखोला जाने में हो रही है, नगर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वन वे है, सवेरे से लेकर शाम तक के एक काम नहीं होता है। आप ये लगाइए, पूरी जनता, पेंशनर, व्यापारी वर्ग सब परेशान है, और ये नगर की जनता के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और हम सभी चाहते हैं, नगर के व्यापारी चाहते हैं, नगर के जो संभ्रांत हमारी जनता है, नगर के आसपास के क्षेत्र के जितने हमारे ग्रामीण लोग हैं, सब यही चाहते हैं कि जो तहसील है और रजिस्ट्रार ऑफिस है और आपका एसडीएम कोर्ट है वो जनता के बीच में, नगर के बीच में रहे। देखिए, जब कलेक्ट्रेट शिफ्ट होने की बात हुई थी, हमने तभी इस बात का विरोध किया था। जिस दिन ये बैठक जिला प्रशासन ने की थी, आज से मेरे ख्याल से 7-8 साल पूर्व, तभी हमने उसका विरोध किया था। लेकिन उस समय कोई लोग जागे नहीं, व्यापारी भी सुस्त पड़े रहे। लेकिन आज जब कलेक्ट्रेट चला गया है तो उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। व्यापार पर प्रभाव पड़ा है, आम नागरिकों पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इससे सब परेशान हैं। मेरा तो आग्रह है इस सरकार से और जिला प्रशासन से कि वह अपने फैसलों पर पुनर्विचार करें और जनहित को देखते हुए तहसील, रजिस्ट्रार ऑफिस और कोषागार को यहाँ मुख्यालय में। रविवार को सीएमओ हरिद्वार डॉक्टर कुमार खगेंद्र सिंह अचानक मंगलौर सीएचसी अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण करने लगे। रविवार की छुट्टी के बावजूद अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे सीएमओ ने पूरे अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने एक्सरे मशीन, पैथोलॉजी लैब, वार्डरूम और रिकॉर्ड रजिस्टर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर सीएमओ ने बताया कि रूटीन निरीक्षण के दौरान मंगलौर सीएचसी का निरीक्षण किया गया है और अस्पताल अधिकतर सुविधापूर्ण है। वही अस्पतालों का मेंटेनेंस करने के लिए बजट स्वीकृत कराया गया। अस्पताल और स्टाफ रूम में मरम्मत कार्य होने हैं और जिसका निरीक्षण करने पहुंचा हूं। मंगलौर आने का हमें कोई खास मकसद नहीं था। लंगड़ा कुछ इशू था, उसको देखने आया था, तो मंगलौर जो पास में है इसलिए आ गया। और हमारे यहाँ से कुछ ठेका भी निकला है जिसमें काम होना है, सिविल वर्क होना है, जिसमें हॉस्पिटल प्लस रेजिडेंस का होना था। फिर 4.5 लाख रेजिडेंस हॉस्पिटल के लिए और 8.5 लाख के आसपास रेजिडेंस के लिए आया था। तो मैं देखने आया था कि जो निकला है इसमें क्या क्या काम होना है। यहाँ MIC को थोड़ा गाइड करने आया था कि जो ठेकेदार या जो भी आएंगे
कार्यदायी संस्था में क्या क्या कैसे कैसे बैठाना है, अपने स्तर से काम करवा लेंगे और कोई खास मेरा ऐसा मकसद नहीं। प्रमेंद्र डोभाल की ओर से पुलिस लाइन में गार्ड इस्लामी के लिए पुलिस अधीक्षक चमोली का कार्यभार ग्रहण किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक चमोली के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद पुलिस कार्यालय पर तैनात सभी अधिकारी और शाखा प्रभारियों से उन्होंने परिचय लिया और सभी पुलिस अधीक्षकों से जिले के सभी पहलुओं पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। तो फिलहाल आप अपने उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।